स्टूडियोज की घड़ी में 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर और आपने देखना शुरू किया है जी सलाम जेके। सलाम जेके की नशरियात में आप सबका खुश आमदीद है। सामीन नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहां सबसे पहले उस बड़ी खबर पर हमारी नज़र रहेगी जहां पर दुनिया भर का कैमरा इस वक्त फोकस है, जहां पर 300 से ज़्यादा अमवात अभी तक हो चुकी है और अक़वाम आलम का मानना है कि दुनिया भर के लिए एक और जंग का दरवाज़ा खुल चुका है, यानी लेबनान और इजराइल के बीच हुए तसादुम पर सबसे पहले नज़र होगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मौसम ने ली है करवट और गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। एक तरफ से गर्मी की शिद्दत बढ़ी है तो दूसरी तरफ से सबकी नज़रें कल उन तमाम असेंबली सेगमेंट्स पर रहेंगी जहां पर दूसरे मरहले के तहत चुनाव हो रहा है। इलेक्शन कमीशन गियर अप हो चुका है सुबह से। क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड जीरो पर आपको बताएंगे। 370 और 35A को लेकर डॉक्टर हसीब द्राबू के बयान के बाद सूरत हाल कुछ गर्माहट लाई है सियासत के अंदर। फारूक अब्दुल्ला साबिक वजीर आला है और साबिक वजीर आला है गुलाम नबी आज़ाद। दोनों के व्यू पॉइंट्स क्या कुछ है इस पर भी बात करेंगे। और क्यों उमर अब्दुल्ला ने पलटवार बीजेपी पर किया है और उमर बीजेपी के हवाले से क्या कुछ कह चुके हैं, कितना लॉजिक है इस दम में, इस बात में, इस पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ सूरत हाल है। अवाम गोनागो मुश्किलात से दो चार है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और आखिरी पड़ाव पर आते आते आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी। फ़ोन कॉल्स लेंगे आखिरी 10 मिनट में। 10 बजे तक ये ट्रांसमिशन रहेगा और हमारे साथ ज्वाइन करेंगे आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर, जहां पर तजिया, तबसरा, खबर, बराह रास्त नशरियात भी आप देखते हैं और वहां पर आकर जो फीडबैक आप हम तक पहुंचाते हैं उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज भी आप अपनी आरा हम तक पहुंचाएंगे, तनकीद भी करेंगे ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम उन गलतियों को दुरुस्त करके अगले प्रोग्राम में बाज़ाब्ता तौर पर तैयार होकर आपके सामने आए। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज आसिफ रशीद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से और उसके फौरन बाद उस बड़ी खबर पर आएंगे जहां पर दुनिया भर की नजर है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वो तमाम लोग जो अलग अलग इलाकों से हमें ज्वाइन करते हैं, मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ ममालिक से, उन तमाम का इजहार तशक्कुर। न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें ज्वाइन करते हैं। एक नहीं हज़ारों मरतबा अगर शुक्रिया अदा किया जाए तो शायद कम है। प्रोग्राम का एक सेट फॉर्मेट है जिसके मुताबिक हमें आगे जाना है। ख़बरों, तज्जियों और तबसरों पर मबनी इस प्रोग्राम्स में चूँकि शुरुआत रहती है हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ और तारीख के आईने में आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल। जिस खबर को थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे वो हिस्ट्री ऑफ द डे में सबसे ऊपर है, क्योंकि आज सितंबर की 24 तारीख है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जब लोग 24 तारीख में दाखिल होते ही आराम कर रहे थे, सोए थे, तो उसी वक्त लबनान के अंदर इजराइल का फिजाई हमला हुआ। 500 से ज़्यादा शहरी मारे गए हैं और ये बदतरीन एयर स्ट्राइक्स में से एक है। 2024 के अब तक के सबसे बड़े हमलों में से, या 2000 के बाद या 2006 के बाद सबसे बड़ी स्ट्राइक्स में से एक। थोड़ी देर में इस पर मुकम्मल तफसीलात आपके सामने तस्वीरों के साथ रखेंगे। साल 1965 जब सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान यमन के हवाले से एक मुआहिदा हुआ और दोनों ने कहा कि अमन और खुशहाली दोनों की तरजीहात होना चाहिए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस मुआहिदे की भी खिलाफ वर्जी हुई। 1968 में जनूबी अफ्रीका मुल्क स्विट्जरलैंड ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार की, रुकनीत आज के दिन ऑफिशियली हासिल की। साल 1971 दिन आज का जब बरतानिया ने जासूसी के इल्ज़ाम में 90 रूसी सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। मुल्क से निकालने का फैसला 1971 में। इसके 7 बरस बाद 1978 में साबिक सोवियत यूनियन या USSR ने ज़ेरे ज़मीन एटमी तजर्बा किया और ये कामयाब तजर्बों में से एक रहा। साल 2008 चीन और नेपाल सामने आए। टेली कम्युनिकेशन के शोबे में एक अहम तरीन मुआहिदे पर दस्तखत हुए। ये वो एग्रीमेंट था जिसमें दोनों ने कहा कि टेली कम्युनिकेशन के तहत काम होगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जो जदीदियत का दौर होगा उसमें दोनों की तरफ से बराबरी के अखराजात भी किए जाएंगे। साल 2013 में पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान सूबे में 7.7 शिद्दत का जल्जला 515 लोगों की जान ले गया। तबाहकुन जल्जलों में से एक शुमाली बलूचिस्तान और मुल्हका इलाकों में 2013 में आज के दिन लाखों की आबादी वाले इलाकों को दहलाया। 1932 में आज ही के दिन यरोडा जेल के अंदर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के दरमियान पूरा मुआहिदा हुआ। ये वो मुआहिदा था जो हिंदुस्तान की तारीख में एक अहमियत का हामिल है। दरअसल बरतानिया के उस वक्त के जो हुक्मरान थे या जो कवानीन काम कर रहे थे, उन कवानीन के मुताबिक दलित तबके को
सरकारी नौकरियों से दूर रखने के लिए एक तरह की एक साजिश भी मौरखीन लिखते हैं कि हुई, और जो रिजर्वेशन के मामलात थे उसको कम करने की कोशिश हुई। लेकिन यरवटा जेल के अंदर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के दरमियान जो पूना मुआहिदा हुआ, इसके तहत दलित तबके को सामने लाने के लिए पसमानदा तबकों में से एक दलित तबका जिसको पसमानगी का दर्जा देने और उनकी बेहतरी के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करने का जिम्मा इस मुआहिदे के तहत उठाया गया, जो 1932 में हुआ। दलितों के लिए यह दिन बड़ा अहम था। साल 1895 एक खातून ने साइकिल पर दुनिया का चक्कर लगाने का कारनामा 15 माह में अंजाम दिया। ये वो खातून जो यहूदी खातून थी, स्विट्जरलैंड से इसका ताल्लुक, नाम एनी लॉन्डेरी था, जूइश लेफ्टिनियन एक इमिग्रेंट थी या मुहाजिर खातून आप कह लीजिएगा, जिसने 1894 से 1895 के दरमियान 15 महीनों में ये कारनामा अंजाम दिया और पूरी दुनिया के अंदर साइकिल पर चक्कर लगाए। 1985 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त टेलीफोनिक राब्ता आज ही के दिन शुरू हुआ। आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब दोनों ममालिक मुख्तलिफ जंगों और मुश्किल दौर से गुजरते हुए बराह रास्त टेलीफोनिक राब्ता मुहिम शुरू करने की तरफ आए और इक़दामात उठाए गए। 2009 में मुल्क के पहले चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर आज के दिन पानी दरियाफ्त किया। अगस्त की 23 तारीख को चंद्रयान 2 जो चांद की सतह पर उतरा, जो कामयाब तजर्बा था, यह आपको याद होगा, जो पिछले साल हुआ। 1 साल उसका इस बार बनाया गया कामयाबी का इसरो की जानिब से। लेकिन 2009 में भी इस तरह की एक कामयाब कोशिश हुई। चंद्रयान 1 चांद की सतह पर गया और पानी भी दरियाफ्त करने की तस्दीक हुई। साल 2004 में 20 बरस कबल राजा रमन्ना, एक भारतीय एटमी साइंसदान, हिंदुस्तान के अंदर एटमी ताकत बनने की या सलाहियत जो मौजूद थी, उसमें से बेहतरीन शख्सियात में से एक जिसने इसमें अपना कलीदी किरदार अदा किया, वो राजा रमन्ना है। एटमी साइंसदान थे, लेकिन आज का दिन अच्छा नहीं था क्योंकि 2004 में राजा रमन्ना इंतकाल कर गए। आज उनकी बरसी है, बिलखुसूस इसरो की जानिब से और अहम तरीन जो इदारे हैं उनकी जानिब से आज तकरीबात का इनेकाद होता है और उनकी जो खिदमात हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, उनको आज के दिन दुनिया के सामने रखने या अक्कासी करने की कोशिश होती है। हिस्ट्री ऑफ द डे में या इतिहास के पन्नों में ये बड़ी बातें थी जो आपके सामने रखी हैं। फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और शुरुआत, जैसे मैंने हिस्ट्री ऑफ द डे में पहला पॉइंट बताया कि लबनान के अंदर जो कुछ हुआ, गजा जंग को अक्टूबर के अगले तारीख को यानी 8 अक्टूबर 2024 को गजा जंग को या गजा के अंदर जो कुछ हुआ या हमास ने इजराइल के अंदर दाखिल होकर हमला किया, तो उसको 1 बरस मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इसी 1 बरस के अंदर एक और खतरनाक जंगी सूरत हाल पैदा हुई है उस वक्त जब लेबनान के अंदर अब तक की तारीख की बदतरीन एयर स्ट्राइक में से एक एयर स्ट्राइक की गई है। पिछले 4 घंटों से बैक टू बैक हमलों का सिलसिला जारी है और अभी तक की इतलात के मुताबिक खवातीन और बच्चों समेत, खवातीन की तादाद 57 बताई जाती है जबकि बच्चों की तादाद 91 कुल मिलाकर 500 से ज्यादा शहरियों के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है। और जनूबी लेबनान और जो शुमाली इलाके हैं, इन हमलों के बाद 10,000 से ज्यादा लोग नकल मकानी इस वक्त भी कर रहे हैं जब आपके सामने खबर शेयर की जा रही है। इतना ही नहीं, 1600 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, 1683 लोग जो हेल्थ मिनिस्ट्री है लेबनान की जिसने तस्दीक की है। और इनमें अभी तक के ऑफिशियली आदाद शुमार के मुताबिक 500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो शदीद हमलों में बुरी तरह जख्मी हुए। ये तस्वीरें उस मकाम की जिन इलाकों के अंदर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, गांव, शहर, और यह भी कहा जाता है कि बेरूत जो सबसे पुराने दुनिया के और बेहतरीन या खूबसूरत शहरों में से एक दुनिया के अंदर तारीख में माना जाता रहा है, बेरूत के तकरीबन 3% शहरी इलाके को नुकसान पहुंचा है। और इसमें एक तस्वीर आप वो भी देखेंगे कि लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक सहाफी के मारे जाने की तस्दीक हुई, जिससे ये पता चला अब जाकर सुबह सुबह इस वक्त जो कंफर्मेशन हो रही है, 4 घंटों के इन हमलों के दौरान 320 एयर स्ट्राइक्स में 7 सहाफियों समेत 500 से ज्यादा आम शहरी लेबनान के अंदर मारे गए हैं। बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि लेबनान और इजराइल के बीच जंग की सूरत हाल पैदा हुई है और ये जो तस्वीरें इस वक्त हैं ये बड़ी दिल दहला देने वाली है। और यही वजह है कि अमेरिका ने इस पूरे हमले के बाद, यानी इजराइल के लेबनान पर हमले के बाद अपनी तशवीश का इजहार किया है और ये साफ कर दिया है कि एक मुसलसल जंग का आगाज़ यहाँ से हो सकता है अगर सूरत हाल को काबू में नहीं किया गया। अब तक तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, 1600 के करीब लोग ज़ख्मी हैं इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक। ताहम इन हमलों के बाद
हिजबुल्लाह की तरफ से भी कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। इस तरीके की इतलात इस वक्त आ रही है कि हिजबुल्लाह भी सफारा हुई और उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरीके से कमोबेश 320 हमले किए गए हैं, एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, इन एयर स्ट्राइक्स का जवाब वापस दिया जाएगा। और जिस तरीके से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है, इजराइल को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, इजराइल को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जनरल काउंसिल का इजलास भी जारी है और इस बीच इजराइल की कार्रवाई के बाद आज का पूरा दिन वहाँ हंगामे की नज़र भी हो सकता है और मुख्तलिफ इदारे और अंजुमने जो हैं वो वहाँ पर एहतजाज भी करती हुई नजर आएंगी। तमाम बड़ी खबर इजराइल और हमास के हवाले से, जहाँ पर अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। सहाफ़ियों समेत बच्चे और ख़वातीन इस हमले में मारे गए हैं। तकरीबन 320 एयर स्ट्राइक 3.5 से 4 घंटों के दौरान हुई है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया है। इजरायली फौजियों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, डिफेंस फोर्स की तरफ से, कि हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो ठिकाने मुसलसल इजराइल पर हमला कर रहे थे और हिजबुल्लाह के गुरेला जिस तरीके से धमकी आमेज बयानात और दीगर चीज़ें कर रही थी और जिस तरीके से हमास की मदद के लिए आगे आए थे, उसके मुकाबले में ये कार्रवाई जो है वो की गई है और वो दिफा करते हुए इस पूरे मामले पर नजर आ रहे हैं। इस हमले के बाद आप देखेंगे तो 30 सितंबर 2024 तक लेबनान के अंदर स्पेशल होम फ्रंट सिचुएशन का ऐलान कर दिया गया है। यानी एक तरह से मातम भी है और दूसरी तरफ सिक्योरिटी अलर्ट भी पूरे मुल्क के अंदर, और सिक्योरिटी का जो एक हिसार होता है उन इलाकों के अंदर अलर्ट जारी किया गया है। इतलात ये भी हैं कि हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर अली कराकी भी मारे गए हैं, लेकिन अभी तक की सरकारी तौर पर इस खबर की तस्दीक नहीं हुई है। 500 से ज्यादा हलाकतें, 7 सहाफ़ी, 91 बच्चे, 57 खवातीन, 1645 से 1690 के दरमियान लोग जख्मी, जिनमें 500 से ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल में इस वक्त मुब्तला। और ये भी कहा गया है कि ये बच्चों की तादाद, कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं 91 से 121 तक पहुंच गई है, नहीं 30 का इजाफा भी इसमें देखा जा रहा है। इस बीच दूसरी जानिब बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें वो साफ कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म के इस बयान के मुताबिक हमारी लड़ाई लेबनान के शहरियों से नहीं है, लेकिन जब हमला हुआ तो उसमें लेबनान के शहरी सबसे ज्यादा मारे गए हैं। एक वीडियो मैसेज बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जारी किया गया है जिसमें वो कहते हैं कि लेबनान के अवाम को मैं पैगाम देना चाहता हूं कि इसराइल की लड़ाई आपसे नहीं है, हम हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं जो आपको एक अरसे से इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपके कमरे में रॉकेट और आपके गैराज में मिसाइलें रख रहे हैं, वो हमारे मुल्क के शहरियों पर हमला कर रहे हैं। अपनी हिफाजत के लिए अब वक्त आ गया है, हम इन हथियारों को तलफ करेंगे। इसलिए आप सबको खबरदार किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह से दूर रहें, बराह करम अब महफूज इलाकों में चले जाएं। यानी एक बड़ी जंग की इंडिकेशन यहां से दी भी जा रही है। और ये जो आप 500 से ज्यादा हलाकतें आप देख रहे हैं, ये सिलसिला यहां थमेगा नहीं। इस बयान से ये पता चल रहा है कि अभी और एयर स्ट्राइक्स होंगी। खबर यह है कि सायरन मुख्तलिफ इलाकों में बज रहे हैं और सबसे तशवीशनाक आलम यह है कि जो बीच बीच में आप तस्वीरें, सफेद किस्म का एक रंग आपको नजर आ रहा होगा, ये वाइट फास्फोरस बम है जो गजा के अंदर भी शहरियों पर इस्तेमाल किया गया। जो बदतरीन जंगों में ये वाली जो सूरत हाल है, ये इसकी तस्दीक अब यूनाइटेड नेशंस के जिम्मेदारान ने भी कर दी है, जो इस इलाके के अंदर 43 स्कूल्स चलाते हैं, जिनके मुताबिक वाइट फास्फोरस बम के डर, खौफ और तशवीश से लोग, जिनकी तादाद 11,000 के आसपास बताई गई, जो हमलों के बाद इस इलाके से यहां से निकल चुके हैं। इधर भारत, अमेरिका और जॉर्डन जैसे ममालिक की तरफ से भी बयानात सामने आ रहे हैं कि मुसलसल इस सूरत हाल पर नजर है। कल ही आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म की फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात हुई, आज व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई। जिन जिन इलाकों में खित्तों में जंगी सूरत हाल है उसको कम करने की कोशिशें थी, लेकिन ये तमाम की तमाम कोशिशें और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास और हंगामी सूरत हाल अनाउंस करने के बावजूद भी इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पुरानी जंगें अभी थमी नहीं है कि एक और महाज पर लड़ाई शुरू हो गई है। चलिए जनाब, ये तो लेबनान और इजराइल के बीच नई जंग का आगाज और ये माना जा रहा है कि इंतहाई खतरनाक मोड़ ये ले सकता है और दुनिया भर की इक़्तिसादियात और माशियत पर भी इसका बुरा असर जो है वो पड़ सकता है। माहिरीन इक़्तिसादियात जो है वो इस पर गहरी नज़र रखें। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लेबनान से कि लेबनानी हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर
जंग का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम पेशरफ्त हो रही है जहां पर लेबनान ने बड़ा ऐलान कर दिया है और लेबनानी हुकूमत और हिजबुल्लाह की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि जिस तरीके से शहरियों पर हमला किया गया है ये उनके मुल्क की सलामती पर हमला है, इसलिए इसे जंग तस्वुर किया जाएगा। यानी अब जिस चीज़ का डर और दहशत थी वो तब्दील हो रही है। बाज़ाब्ता तौर पर जंग में हिजबुल्लाह और लेबनानी हुकूमत का मुश्तरका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जंग जैसी सूरत हाल नहीं बल्कि जंग मुसल्लत कर दी गई है और इसका जवाब इजराइल को दिया जाएगा। और अब इजराइल इन तमाम कार्रवाइयों के लिए तैयार हो। जनूबी लेबनान से लेकर दीगर शहरों के अंदर सायरन बजाए जा रहे हैं ताकि शहरियों को महफूज मकामात पर लिया जाए। अब बड़ी खबर कि लेबनान ने इस हमले को जंग की शक्ल दे दी है और लेबनान ने कहा कि जिस तरीके से हमला किया गया है यह उनके मुल्क की सलामती पर हमला है, इसलिए इसका जवाब भी दिया जाएगा। और बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़े जंग का ऐलान हिजबुल्लाह और लेबनानी हुकूमत की तरफ से मुश्तरका तौर पर कर दिया गया है। ये थी बात जनाब दुनिया की सियासत की जहां पर गर्माहट आपको नजर आ रही है। लेकिन वापस जरा जम्मू कश्मीर पर आते हैं जहां पर मौसम के मिजाज ने तब्दीली दिखाई है और ये तब्दीली इस तरीके की दिखी है कि एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ते हुए गर्मी नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के मौसम की बात करें तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है और कल शहर श्रीनगर के अंदर एक बार फिर पारा गर्म था और दर्जा हरारत 33.7 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया था। इस बीच महकमे मौसमियात और माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक गर्मी की शदीद लहर सूबा कश्मीर में देखने को मिलेगी। आज से 1-1.5 माह पहले आपको याद होगा कि सूबा कश्मीर के अंदर शदीद गर्मी थी, जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गर्मी की लहर थी। उसके बाद थोड़ी सी राहत आई थी क्योंकि मगरिबी हवाओं का असर बढ़ चुका था और थोड़ी सी बारिशें हुई थी। लेकिन एक बार फिर कल से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों और महकमे मौसमियात से वाबस्ता अरकान का मानना है कि आने वाले 3 दिनों तक मौसम में गर्माहट बराबर रहेगी, शदीद गर्मी रहेगी। इधर काजीगुंड जिसे गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर कहा जा रहा है वहां पर भी दर्जा हरारत 33.2 रिकॉर्ड किया गया और ये माना जा रहा है कि ऑल टाइम हाई है जी सितंबर के महीने में जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। डाटा जो रिसीव किया गया है जी उसके मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी नॉर्मल से 6.7 डिग्री दर्जा हरारत में इजाफा देखने को मिला। काजीगुंड के अंदर 7.6 डिग्री इजाफा देखने को मिला और इसी तरीके से कोकरनाग में भी दर्जा हरारत जो है वो एबो से यानी जो नॉर्मल होता था उससे 7 डिग्री ज़्यादा देखने को मिला है। नॉर्थ कश्मीर की अगर आप बात करेंगे तो गुलमर्ग की बात करें वहाँ पर भी दर्जा हरारत में मुसलसल गर्माहट जो है वो नज़र आ रही है। इधर मगरिबी हवाओं का असर जो है वो 27, 28 और 29 तारीख को देखने को मिल सकता है जब हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा। तो फिलहाल 3 दिन तक कमरबस्ता रहिएगा। गर्मी की लहर आपके शहर के अंदर है, सियासत की लहर भी गर्म है, लेकिन इस बीच गर्मी की लहर जब गर्म है तो आने वाले 3 दिन भी इसी तरीके से गर्म हो रहेंगे और फिर एक बार मगरिबी हवाओं का असर रहेगा। बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है। चलिए ये तो खबरें थी मौसम के हवाले से और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है जिसमें लबनान की पहली खबर और दूसरी आपके सामने मौसम के ताल्लुक से रखी है। और डेटा ये भी बताता है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहाँ पर परेशानियाँ हैं और ये मुसीबत यहाँ पर थमती नहीं है। जब गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो मुख्तलिफ इलाकों में पानी की भी शदीद कमी है। इससे पहले हज की खबर पर हम जाएं, ज़रा उन इलाकों की बात करते हैं जहाँ पर पानी की शदीद कमी इस वक्त महसूस की जा रही है। शहर श्रीनगर, वस्ती कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से वैसे इन दिनों शिकायतें आ रही थी, लेकिन श्रीनगर के जुनूबी और शुमाली इलाकों से इतलात मौसूल हो रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आवाम बुरी तरह मुतासिर हुई है। खासकर इन दिनों में जब सितंबर में बारिशों की भी काफ़ी ज़्यादा तवक्को थी और महकमा मौसमियात कुछ पेशेनगोइयाँ कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक इंतहाई शदीद किस्म की जो पानी की कमी है उससे लोगों को गुजरना पड़ रहा। और कुछ इलाकों में खबर ये भी है जो मुतलका हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक, यानी जो 4 से 5 घंटे का वक्त है, इसमें
पानी सप्लाई जरूर घरों तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर 4 से 5 घंटों तक पानी पहुंच रहा है, मुख्तलिफ इलाकों से इतलात मौसूल हो रही हैं, फोन कॉल्स और मैसेजेस आए, जबकि कई लोगों ने गुलिस्तान न्यूज टीम श्रीनगर और शुमाली इलाकों को भी बताया है कि इसी तरह की मुश्किलात उन इलाकों में भी है जहां पर रिजर्वायर्स तो हैं लेकिन इन पर मुतलका हुकाम गैर महकमा जल शक्ति के मुताबिक रिजर्वायर्स के अंदर पानी की लेवल कम हो गई है, जिसकी वजह से शहर श्रीनगर के अंदर पानी की किल्लत है और अब इस किल्लत को दूर करने के लिए मरहलावार तरीके से शहर को पानी फराहम किया जाएगा। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक कुछ इलाकों के अंदर पानी फराहम किया जाएगा और कुछ इलाकों के अंदर शाम 4 बजे से रात 7 बजे तक पानी दिया जाएगा। ताहम ये साफ कर दिया गया कि कंटिजेंसी प्लान यानी जो प्लान बी होता है उसके तहत टैंकर्स के जरिए से पानी पहुंचाने का अमल तेज किया जाता है। ताहम अब की बार इलेक्शन चल रहे हैं, कई टैंकर्स को इलेक्शन ड्यूटियों पर भी लगाया गया है, जिसकी वजह से सूरत हाल मजीद थोड़ी सी अबतर होती हुई नजर आ रही है। ताहम जिस तरीके से शदीद गर्मी बढ़ी है और पानी का बहाव नदी नालों के अंदर फिर से कम होने लगा है, उसके पेश नज़र शहर श्रीनगर के अंदर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पीने के पानी की किल्लत है और लगातार मुख्तलिफ इलाकों से न्यूज़ रूम को ये इतलात मिल रही है कि पानी की किल्लत है और महकमा की तरफ से अभी तक भी कोई वजाहती बयान और कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को गुनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। बात शहर की हो रही है और शहर के बाद जरा उस बड़े बयान की भी और आते हैं जो एक बार फिर मरकजी वजारत की तरफ से जारी कर दिया गया है और हज कमेटी ऑफ इंडिया के हुक्मनामे के मुताबिक अब हज फॉरम भरने की तारीख में तौसी कर दी गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जो कि तारीख खत्म होने वाली थी जिन लोगों ने फॉर्म भरना था, और इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई हैं और नई तारीख अब 30 सितंबर होगी साल 2024। तब तक जिन लोगों ने भी हज के लिए इस बार जाना है, आज़मीन हज के पास एक और मौका होगा कि वो 30 सितंबर तक अपने फॉर्म अगर अभी तक जमा नहीं करवा सके तो वो करवा सकेंगे। वजारत अक़लियती अमूर भारत सरकार में डायरेक्टर और हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी की जानिब से तफसीलात शेयर की गई हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया में 2025 के कोटे से बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जल्द ही कुरअंदाजी भी शुरू कर दी जाएगी। आज़मीन का इंतखाब कुरअंदाजी के ज़रिए किया जाएगा और गुज़श्ता सालों में दरख्वास्तें ज़्यादा आई हैं। बड़ी वजह यह भी थी कि इस दौर में हज कमेटी ऑफ इंडिया से मुतअद्दिद मरतबा लोग जो हज कर सकते थे, लेकिन अब चूंकि ज़िंदगी में सिर्फ एक बार हज करने की इजाज़त है, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस बार फॉर्म जमा करा रहे हैं और जो एक्चुअल कोटा है 1,75,000 के आसपास, उससे भी ज़्यादा जो सीटें टोटल रखी गई हैं उससे भी ज़्यादा इस बार फॉर्म जमा हो चुके हैं। मजीद हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से बताया गया है कि जून 2024 में ही हज 2025 के जो ख्वाहिशमंद आज़मीन थे उनको पासपोर्ट बनवाने या उन्हें दुरुस्त करने की सलाह दी गई थी। फिर भी 4 से 5 महीने पहले हज का ऐलान लोगों की तवक्को के खिलाफ था और दूसरे हज 2024 की मिसाली कामयाबी के बाद कुछ लोग जो कि इसके बाद फिर से ज़्यादा तादाद में आने लगे और तमाम रियासतों के अंदर हज कमेटी ऑफ इंडिया के दफातर से जो फीडबैक दिल्ली को गया है, उस फीडबैक के बाद ये फैसला हुआ कि दरख्वास्तें काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, लिहाजा डेट बहुत नज़दीक है, इसलिए मजीद 8 से 10 दिनों का वक्त दिया जाए। तो अभी भी आज के दिन को मिलाकर आप लें तो 1 हफ्ते का मजीद हमारे पास वक्त है या उन तमाम लोगों के पास जो फॉर्म जमा अच्छा जी, न सिर्फ हज दरख्वास्तें जमा करने की तारीख में ऐलान कर दिया गया कि 30 तक आप कर सके, बल्कि नई हज पॉलिसी है उसको पढ़ने की भी एडवाइजरी जारी कर दी है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इरफान फाजिल हमारे साथ फोन लाइन पर है। इरफान, ये जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि 30 तारीख तक अब आप इसको एक्सटेंड किया गया कि आप अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं, उसके साथ साथ और एडवाइजरी में कहा गया कि हज का गाइड जो नया हज गाइड है उसको ज़रूर पढ़िएगा और जो आपके पासपोर्ट और दीगर मामलात हैं उस पर भी एक बार एक रेड लाइन खींची गई है। क्या कुछ है पूरी खबर और क्या कुछ एडवाइजरी के अंदर कहा गया है? देखिए गौर साहब, जहां तक हज कमेटी ऑफ इंडिया का ताल्लुक है, जिस तरीके से डेट को एक्सटेंड किया गया है और सबमिशन के हवाले से जो फॉर्म्स के रिलेटेड जो बात की गई है, पहले ये तारीख 23 तारीख तक थी, 23 सितंबर तक थी
और अब इसे 30 सितंबर तक जो है तय कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी इंडियन इंटरनेशनल पासपोर्ट्स है उसकी जो वैलिडिटी है वो साल 2026 तक एलिजिबल होनी चाहिए, तभी जाके वो अप्लाई कर सकता है। यानी एक्सटेंशन अगर देखा जाए 2024 टू 2026, यानी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एलिजिबल क्राइटेरिया हज के लिए जरूर होना चाहिए जिनको साल 2025 में हज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखा जाए कंसिडरिंग डिमांड जो अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या कह सकते हैं कि हज कम्युनिटी की तरफ से जो पहले भी बताया जाता है कि कई सारे जो सर्कुलर्स वगैरह जारी किए गए उसमें एप्लीकेशंस को बताया गया है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर हज गाइडलाइंस को बाज़ाब्ता तौर पर पढ़े, जो कि www.hajcommittee.gov.in वेबसाइट पे अवेलेबल है, क्योंकि उसमें केयरफुली बताया गया है कि जितने भी हज एप्लीकेशन फॉर्म्स है या सर्कुलर्स है ताकि उनकी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन अवेयरनेस उन तक रहे। क्योंकि अर्लियर हमने देखा था कई सारी चीजें इशू जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने की थी, उसमें डेट एक्सटेंशन की बात पता नहीं चलती थी, गाइडलाइंस को लेकर बात पता नहीं चलती थी। और नोटेबली अगर मैं कहूँ साल 2024 को लेकर 7,008 पिलग्रिम्स जो थे वो जम्मू कश्मीर की JNK की तरफ से जिनने हज के फराइज अंजाम दिए थे। और इस बीच हमने देखा कि लास्ट टाइम जो तकरीबन कुछ ट्रेजेडीज भी हुई थी जिसमें 11 के लोग करीब जो है वहां पे वो मर गए थे बिकॉज वहां हीट स्ट्रोक काफी ज्यादा था। तो हो सकता है कि इन गाइडलाइंस को लेकर ये पहली सारी चीजें जो है इसमें ऐड ऑन कर दी गई है ताकि पहले से ही हजाज किराम जो है वो इन सारी चीजों पर अवेयर रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं गाइडलाइंस ड्राफ्टिंग जो होती है या मॉडिफिकेशंस जो होती है पॉलिसी एक्सटेंशंस के साथ साथ जो कंपेनियंस होते हैं उसमें ब्रैकेट के तौर पर बताया गया है कि उम्र का जो है तकरीबन 60 से लेकर 65 तक होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए पार्शली हमने देखा हज का गाइडलाइंस में 2025 में उसमें हमने कई सारी चीजें देखी थी जो कि 60 से 65 कैंपेनियंस के बारे में बात की गई थी, मगर जहां तक स्पाउस के साथ साथ सिबलिंग्स का ताल्लुक है जितने भी पिलग्रिमेज है उनकी एज जो है वो 65 उम्र से ज्यादा थी। तो इसी सर्कुलर को मद्देनजर रखते हुए बताया गया है कि एज ग्रुप जो है 18 से 60 साल की उम्र तक ही जो है वो उस पे कंपेंसेट किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर ये भी देखा जाए महरम को लेकर मैं बात करूंगा तो महरम के साथ साथ भी एज जो है 65 ईयर के साथ अबव या 18 से लेकर 60 जो है वो स्पेसिफाइड हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कर दी गई है। तो ये सारी गाइडलाइंस है जिसमें खास तौर पर लेडीज के साथ साथ महरम या बाकी जो मामला जो रहते हैं या खुसूसन अगर मैं कहूँ एडिशनल चार्जेस जो रहते हैं पेमेंट को लेकर वो टाइम टू टाइम पॉलिसीज के साथ भी चेंज हो जाते हैं। तो वो गाइडलाइंस इन वेबसाइट में भी इन गाइडलाइंस के बारे में बात की गई है। तो ये पॉलिसी मेंटेन डिस्ट्रीब्यूशन हज सीट्स को लेकर देखा जाए तो 70% एलोकेटेड है और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बारी 30% जो है हज ग्रुप का ऑर्गेनाइजर्स को कोटा फराहम किया है। चलिए बहुत शुक्रिया। सईद इरफान फाजिल बता रहे थे कि एडवाइजरी में क्या कुछ कहा गया है। तो फिलहाल 30 सितंबर सन 2025 तक आप अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने फॉर्म जमा करने की तारीख में मजीद टाइम जो है वो दे दिया है और कहा जा रहा है कि कुछ फॉर्मेलिटीज थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया गया। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात अब चुनाव की करते हैं, क्योंकि चुनाव के अंदर ज़ाब्ता इखलाक नाफिजुल अमल है, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिजुल अमल है और मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें भी मौसूल हुई हैं। और अब खबर यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के पेश नज़र इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है और कमोबेश 21 सरकारी मुलाजमीन को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। 8 एडहॉक और कैजुअल लेबर्स को डिसएंगेज कर दिया गया है और 1 दर्जन से ज्यादा तकरीबन 15 के करीब मुलाजमीन को नोटिस जारी कर दी गई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की ये जो खिलाफ वर्जी हुई है इसमें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाइयाँ हुई हैं और ये दूसरे मरहले के दौरान अलग अलग इलाकों से जो शिकायतें मौसूल हो रही थी उसका ये नतीजा है। उस दौरान मुतलका हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और इसमें जो कुछ नाम सामने आए हैं 20 मुलाजमीन जो शिफ्ट करने पड़े इसी पूरे प्रोसेस के दौरान कंसर्न अथॉरिटीज की जानिब से ये तस्दीक की गई चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के मुताबिक। इसके अलावा 15 ऐसे एम्प्लॉयज अब भी जो रडार पर हैं जिनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया गया है, जो इंक्वायरीज चल रही हैं। तो आप देखिएगा कि इन 15 में से बहुत सारे लोग हटाए जा सकते हैं। 21 सरकारी मुलाजमीन एडहॉक हैं, इनमें आम मजदूर कह लीजिए या डेली वेजर्स हैं, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक तफसीली ज़मीनी इंक्वायरी रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद ये काम शुरू किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए। और इन तमाम लोगों पर 21 के 21 जो मुलाजमीन हैं, 5 जिनमें एडहॉक हैं, कैजुअल मजदूर हैं, बाकी लोग हैं,
ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी थी या नहीं ये दूसरी बात, लेकिन इंतखाबी तशहीर या इलेक्शन कैंपेन के दौरान जाने का इन पर इल्ज़ाम लगा। और न सिर्फ इल्ज़ामात, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 20 के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी वीडियोज़ या तस्वीर भी उनके पास पहुंची। तहकीकात शुरू हुई, ज़मीन से जो रिपोर्ट्स आई कंसर्न लोगों से, ऑब्जर्वर्स जो अलग अलग अजला के अंदर है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन हुकाम ने छोड़ी है, उनकी जानिब से भी रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद इन मैक्सिमम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की गई। 20 मुलाजमीन जो ऑलरेडी जिन दफातर में काम कर रहे थे वहां से हटाए गए। अब हो सकता है कुछ अगर इनमें होम डिस्ट्रिक्ट्स में थे तो आगे पीछे ले जाने की जरूरत पड़ी, वो भी ले जाए गए। दूसरे दफातर के साथ इनको अटैच कर दिया गया ताकि वो ऐसे जो इन्होंने इस वक्त काम शुरू किया है या कैंपेन के दौरान अभी थर्ड फेज से भी गुजरना है, सेकंड वाला जिसके लिए आज दिन भर पोलिंग अमले की रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ है, थोड़ी देर में उस पर चलेंगे। इसमें किसी भी किस्म वो किसी पार्टी की सपोर्ट करते हुए या एमसीसी वायलेशंस के मुर्तकिब ना पाए जाए और इसमें मुलव्विस ना हो, इस चीज की एक कोशिश है। सीईओ के मुताबिक 15 मजीद मुलाजमीन हैं जिनको नोटिस गए हैं, जिनके खिलाफ इंतखाबी मुहिम में मुलव्विस होने की शिकायतें मौसूल हुई। इन मुकदमात की तहकीकात चल रही है। 51 शिकायतें जिनको बंद कर दिया गया, जिनको गलत पाया गया, जिनका कोई डेटा मौसूल नहीं हुआ क्योंकि तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट से साबित हुआ कि वो सियासी मुहिम में मुलव्विस नहीं थे। जल शक्ति महकमा के 2 नीड बेस वर्कर्स हैं। इसके अलावा इतलात है कि बडगाम और बारामूला के अंदर ये कार्रवाइयां हुई हैं। खान साहब के इलाके के अंदर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा मुअत्तल किए गए मुलाजमीन में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई सब डिवीजन दक्षिण शामिल हैं। हाइड्रोलिक डिवीजन के एक एहलकार किश्तवाड़ से शामिल है। जूनियर इंजीनियर एक शामिल हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक डिवीजन किश्तवाड़ के एई इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर पीएचई सब डिवीजन मेंढर इसमें शामिल हैं। पीएचई डिवीजन पुंछ के अंदर जो कार्रवाई हुई है, एक और एहलकार का नाम इसी तरीके से सामने आया और इस मुद्दत के दौरान ये इंजीनियर अगले अहकामात तक चीफ इंजीनियर जल शक्ति जम्मू के दफ्तर से मुंसलिक रहेंगे। तो ये तमाम वो लोग हैं जिनके सस्पेंशन के ऑर्डर्स निकले, जिनकी तादाद 21 है। 5 कैजुअल मुलाजमीन हैं जो बर्खास्त कर दिए गए हैं। 20 लोगों को शिफ्ट करना पड़ा है। 15 के खिलाफ इंक्वायरीज चल रही हैं और 51 लोगों को राहत मिली है जो उनके खिलाफ शिकायतें थी, वो एविडेंसेस पूरे नहीं थे और जो शिकायतें थी उनको गलत इलेक्शन कमीशन ने साबित करार दिया, जिसके बाद 51 केसेस को बंद कर दिया गया। जो भी कार्रवाई आई है, जो भी बात आई है, उसका तफसीली नोट लिया गया है और जो मुलाजमीन मुलविस पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और मजीद कार्रवाइयां मुतवक्का है क्योंकि तीसरा मरहला भी अभी बाकी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहाँ पर ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पर खास नजर रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। फिर फारूक और आज़ाद के बयान क्या माने हैं, क्या दोनों साबिका वज़राए आला जम्मू कश्मीर के इस अहम मामले को नहीं समझ पा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद